हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, जिसके अंदर उन्होंने मेटल की थिन फॉइल ली थी। वो मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम या कॉपर का भी हो सकता है। तो उसने एक पतली सी फॉइल ली और उस फॉइल के ऊपर उसने बोम्बार्डमेंट करवाया, टकराव करवाया। किसका? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स का। तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसने कुछ सामान का यूज किया। तो एक बार देख लेते हैं उन्होंने कौन कौन सा जो है ना सामान या इक्विपमेंट्स आप कह सकते हो इस्तेमाल किए। तो उन्होंने एक रेडियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, उसका इस्तेमाल किया। क्यों किया? क्योंकि वहां से हमें अल्फा पार्टिकल्स मिलेंगे, यानी कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। उसके बाद उन्होंने सिल्ट का इस्तेमाल किया। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये एक ब्लॉक ऑफ लेड है जिसके अंदर रेडियम को रखा हुआ है। उसके बाद सिल्ट का इस्तेमाल किया। इस सिल्ट का फंक्शन क्या है कि जो भी रेज यहां से निकलेंगी रेडियम से, जो भी अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकलेंगे, जो उनकी जो बीम रहेगी वो कैसे मिलेगी हमें? फाइन, बिल्कुल बारीक। तो एक फाइन बीम को ऑब्टेन करने के लिए सिल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जब ये जो अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम है, ये इस गोल्ड फॉइल पे, मतलब जो भी मेटल उन्होंने यूज किया है, जैसे सपोज गोल्ड का उन्होंने मेटल यूज किया जिस पर वो अल्फा पार्टिकल्स को टकरा रहे हैं, तो ये हमने गोल्ड फॉइल का एक गोल्ड फॉइल यहां पे रख दी। और यहां से जो भी बीम इस गोल्ड फॉइल पर टकराएगी, तो क्योंकि हमें बीम तो दिखाई देगी नहीं, तो इसके जो फॉइल के जो चारों तरफ जो अल्फा पार्टिकल्स प्रेजेंस होंगे, उनको हम कैसे देख पाएंगे, उनको हम कैसे ट्रेस कर पाएंगे? तो उसके लिए रदरफोर्ड ने एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लिया, जो कि सर्कुलर था। तो यहां पर जो भी पार्टिकल टकराएंगे उनका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होता है, कुछ सीधे चले जाते हैं और कुछ ऐसे हमें दिखाई देते हैं डिफ्लेक्टेड। तो जिस पॉइंट पर भी इस स्क्रीन पर वो अल्फा पार्टिकल्स टकराएंगे, वहां से क्या निकल के आएगी? एक फ्लैश लाइट बाहर निकल के आती है, जिससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ अल्फा पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो जो सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, उसका काम क्या था? टू ट्रेस अल्फा पार्टिकल्स को ट्रेस करना। और जिस पॉइंट पर भी ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक यानी कि टकराएंगे इस स्क्रीन पर, वहां से हमेशा क्या नजर आई थी? ए फ्लैश लाइट जो है वो नजर आई, जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको बहुत सारी चीजें उसने ऑब्जर्व करी। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको उन्होंने ऑब्जर्व किया था? उसने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, लगभग 99.9% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल सीधा चले गए, उस फॉइल से बिल्कुल पास होकर सीधा चले गए। उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। मेन पॉइंट क्या? विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। कितने पार्टिकल्स? 99.9%। फिर उन्होंने देखा फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्टेड भी हुए, जैसे आप इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हो, टकराने के बाद ये डिफ्लेक्शन भी आया है। तो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो है कुछ एंगल से, कुछ स्मॉल एंगल से वो डिफ्लेक्ट भी हो गए। और फिर उन्होंने ये भी देखा कि वेरी फ्यू, बहुत ही कम, लगभग अगर मैं आपसे कहूं, अगर 20,000 पार्टिकल्स इस रेडियम से निकलकर इस पे टकरा रही है फॉइल पर, तो उनमें से केवल एक अल्फा पार्टिकल्स जो है, एक बीम जो है वो डिफ्लेक्टेड हो गई वापस। ठीक है, मतलब यहां से टकराई और टकराने के बाद वापस चलेगी वो। कितनी पार्टिकल्स? केवल एक। कितनों में से? लगभग 20,000 जो अल्फा पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल वापस निकल गई। ये उसने ऑब्जर्व किया। तो इन ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने इनके ऊपर कंक्लूजन निकाला। जैसे कि आपने पहला देखा कि केवल 99.9% जो है पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे चलेगी। तो इसका उसने मतलब निकाला कि जरूर उस एटम के अंदर, जो भी एटम उसने लिया है, जैसे गोल्ड फॉइल का लिया है, तो उस एटम के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा स्पेस है वो इसका मतलब खाली है।
भाई सीधी सी बात है, अगर आप सड़क पर चल रहे हो, सीधी सड़क चल रहे हो, और अगर सड़क खाली तो आप बिल्कुल सीधा जा सकते हो बिना डिफ्लेक्शन के। तो उसने यही देखा कि भाई एटम के अंदर इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा स्पेस कैसा है, एम्प्टी स्पेस है। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कब होंगे? ये तभी डिफ्लेक्ट होंगे जब, क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ये डिफ्लेक्ट कब होंगे? ये तभी डिफ्लेक्ट होंगे जब उस एटम के अंदर जरूर कोई पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट होगी, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव जब टकराएगा तो उनमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो इसका मतलब उसने निकाला कि उस एटम के अंदर जरूर जो बॉडी प्रेजेंट है ना, वो पॉजिटिव चार्ज वाली है। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये तभी डिफ्लेक्ट होंगे कि जब वो अल्फा पार्टिकल्स उस बॉडी के करीब से गुजर रहे हो, उसके करीब से वो गुजर रहे हो, तभी जाके उनमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये दो कंक्लूजन वो अभी तक निकाल चुके थे। पहला कंक्लूजन क्या था कि एम्प्टी स्पेस ज्यादा था एटम के अंदर। दूसरा, उस एटम के अंदर जो भी बॉडी प्रेजेंट थी जिससे डिफ्लेक्शन हो रहा था, वो जरूर पॉजिटिव वाला होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है। तीसरा जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स वापस चले जा रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस एटम के अंदर जरूर जो बॉडी प्रेजेंट है वो बहुत भारी है, हैवी बॉडी है। वो कैसी बॉडी है, हैवियर बॉडी है। क्योंकि हैवी बॉडी से जब कोई बॉडी टकराएगी, अगर कोई मान लो एक हल्की बॉडी है और एक भारी बॉडी है, तो जैसे मान लो ये एक लाइट बॉडी और ये बहुत भारी है, तो इस पे जब टकराएगा तो ये तो वापस जाएगा। भाई आप सीधी सी बात है, आप ट्रक पर अगर साइकिल को टकराओगे तो कौन डिफ्लेक्ट होगा, साइकिल डिफ्लेक्ट होगी ना। तो इसका मतलब उस एटम के अंदर जो बॉडी प्रेजेंट है वो जरूर हैवी बॉडी थी। ठीक है, एक बात तो ये। और इसी से एक दूसरी बात निकल के आती है, क्योंकि एक ही पार्टिकल 20,000 में से एक ही पार्टिकल वापस आ रहा है, इसका मतलब वो जो हैवी बॉडी अंदर प्रेजेंट है, उस हैवी बॉडी ने उस एटम के अंदर बहुत ही कम स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है। वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम उसने ऑक्युपाई किया हुआ है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस तो कैसा है, एम्प्टी है। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन के बाद, इन सभी कंक्लूजन के बाद उसने लास्ट में फाइनली जो एटम का जो मॉडल है वो हमें इस प्रकार दिया था। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने एटम लिए हुए हैं। मान लो फॉर एग्जांपल ये गोल्ड के एटम है, एटम्स ऑफ गोल्ड, और ये अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल वो बिल्कुल सीधा निकल गए, जिसको मैंने ए से डिनोट किया है। ए का मतलब अनडिफ्लेक्टेड। और बहुत कम पार्टिकल्स जो है जो बिल्कुल इस न्यूक्लियस के, हालांकि बाद में इसका नाम न्यूक्लियस दे दिया था उन्होंने, तो इस बॉडी के अंदर से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो वही है जो इसके करीब थे। और जिसको मैंने सी से डिनोट किया है, सॉरी बी से डिनोट किया है, ये जो डिफ्लेक्शन जो देख रहे हो ना आप स्मॉल एंगल से, ये तो ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि लार्ज डिफ्लेक्शन। तो लार्ज डिफ्लेक्शन वहीं पे होगा जहां पर बिल्कुल सामने टकराया होगा। जैसे आप इस सी को देख सकते हो, बिल्कुल सामने ये अल्फा पार्टिकल टकराया होगा जरूर उस बॉडी के अंदर जो भी हैवी बॉडी प्रेजेंट था, उस एटम के अंदर जो भी हैवी बॉडी प्रेजेंट था, उस पर जब टकराया होगा तो वापस आया। तो ये बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स थे। ज्यादा से ज्यादा आप देखो, क्या देख रहे हो, ये जो यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, बिल्कुल सीधा जा रहे हैं। बहुत कम जगह पे आप स्मॉल एंगल का डिफ्लेक्शन देख रहे हो। जैसे यहाँ पे डिफ्लेक्शन देख रहे हो स्मॉल एंगल से, यहाँ पे डिफ्लेक्शन देख रहे हो, तो ये वहीं पर है जहां पर जो अल्फा पार्टिकल है बिल्कुल उस हैवी बॉडी के करीब से गुजरे होंगे। और ये जो वापस आप देख रहे हो डिफ्लेक्शन, यहाँ से भी ये गया, फिर ये वापस आ रहा है, उसी 180 की डिग्री पर वापस आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है कहीं ना कहीं उस हैवी बॉडी के सामने ही टकराए होंगे, इसके बिल्कुल हेड टू हेड टकराए होंगे, तो इसीलिए उनका डिफ्लेक्शन वापस हुआ है। तो कुछ इस टाइप से जो है रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। तो बच्चों फाइनली इन सभी बातों को पढ़ने के बाद रदरफोर्ड ने ये कहा कि उस एटम के अंदर जो वो हैवी बॉडी प्रेजेंट थी, और जो जिसको उसने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी कहा, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी और हैवी बॉडी थी, उनको उसने लास्ट में क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। क्लियर। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर दो पार्ट सामने आते हैं। मतलब इसका जो इसके अनुसार जो एटम, मॉडल ऑफ एटम है, तो एटम जो है ना दो पार्ट से बना हुआ है। किसके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार। पहला पार्ट उसने कहा कि न्यूक्लियस है,
तो न्यूक्लियस क्या है, एक वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, वेरी स्मॉल इन साइज होता है और जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जिसके अंदर एंटायर मास, पूरा का पूरा मास, एंटायर मास, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा एंटायर मास ऑफ द एटम, उस एटम का पूरा मास उसके अंदर केंद्रित होता है। एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड, ये ध्यान रखना आपने। यानी कि न्यूक्लियस क्या चीज है, न्यूक्लियस एक वेरी स्मॉल इन साइज में है और जो ये पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है और एटम का जो एंटायर मास है वो इसके अंदर केंद्रित है। दूसरा एक और चीज में देखना आपने कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स का तो मास नेग्लिजिबल होता है, तो इसका मतलब जो मास ऑफ एटम है वो किसके वजह से है, एक तो प्रोटॉन की वजह से है और एक किसकी वजह से है, न्यूट्रॉन की वजह से। ये ध्यान रखना आपने, प्रोटॉन की वजह से और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही मास होता है। लेकिन उसने ये तो कहा कि एटम का मास किस पर केंद्रित है, न्यूक्लियस पे। इसका मतलब ये साबित हो गया कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं रदरफोर्ड के अनुसार। क्लियर। जो दूसरा पार्ट था इसका, उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या था, ये एक स्पेस था, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के अराउंड में जो स्पेस था, खाली जगह थी, जहां पर क्या रिवॉल्व होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे, ये रदरफोर्ड ने कहा था। रदरफोर्ड ने एक और चीज कही कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं ये स्टेशनरी नहीं है। ये कैसे नहीं है, स्टेशनरी, यानी कि एक जगह पे रुके भी नहीं है, ये रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और ये जो है ना एक दूसरे को, मतलब जो ये बैलेंस करते हैं एक दूसरे को बाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। मतलब क्या कहना चाह रहे थे रदरफोर्ड, ये कहना चाह रहे थे कि जो जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा था सर्कुलर ऑर्बिट में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, उस दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है कम्स इनटू प्ले, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे अपना रोल प्ले करती है, विच बैलेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये रदरफोर्ड ने कहा था। इस मॉडल को जो है ये भी कहा गया था कि ये बिल्कुल सिमिलर है सोलर सिस्टम की तरह। जो आपने सोलर सिस्टम सुना होगा ना, पढ़ा होगा आपने छोटे क्लासेस के अंदर, सोलर सिस्टम की तरह इस मॉडल को कंसिडर किया गया था, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो उन्होंने सन को कंसिडर कर लिया था, जो सूरज है उसको न्यूक्लियस मान लिया था, और सूरज के जो चारों तरफ जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उन प्लैनेट्स को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लिया था। These electrons are also called प्लेटनरी इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, इनको उसने प्लेटनरी इलेक्ट्रॉन्स भी कह दिया था।